नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका कंप्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको, जो 12 जून 2022 की यूपीपीएससी की प्री परीक्षा है उसके लिए। लेकिन जो उसके आसपास आने वाली परीक्षाएं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर पे आपके फोकस है, टोटल मतलब इंडिया का और वर्ल्ड का जितना भी जरूरी करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंथली करंट अफेयर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको टॉपिक वाइज यहां पे देने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए, कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो की अगर आपने लाइक 25,000 हर वीडियो की करते गए तो तुरंत उसकी पीडीएफ यहां पे शेयर करते जाएंगे, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे मिलते हैं। लगातार फिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यहीं पे। यूपीपीएससी 2022 प्री के लिए लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स भी आप ले सकते हैं, 1250 पेजेस के हैं। इनसे लगातार पिछले 4-5 सालों से हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन, तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सबमिट वाला सेक्शन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सबमिट सेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है, और या फिर हम कहें मोस्ट फेवरेट सेक्शंस में से एक है। सबमिट से सवाल जरूर आते हैं, और कम से कम 2 सवाल हर बार आते हैं। 3 भी आ सकते हैं, इवन 4 भी आ सकते हैं एक पेपर में। हाल के दिए हुए पेपर्स में अगर आप देखें तो जैसे आरओ मेंस में आया था, इंडियाज नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में आया था, जो जनवरी मंथ 2022 में हुआ था स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ये आपका 25वां संस्करण था, यहाँ पर 20वां दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद पुडुचेरी में आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, सही है, तो इसमें केवल एक सही है। इस तरीके से सवाल आया था। ये हमने जो है अपने एमसीक्यू में इसको करवाया था। किसी को अगर डाउट है कि सेक्शन वाइज में नहीं था, तो एमसीक्यू में था बिल्कुल ये सवाल। फिर इसके बाद ये सीओपी सबमिट पूछा गया, तो पिछले साल से न्यूज़ में है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए था। इसमें कुछ जो प्लेज लिए गए हैं, भारत ने जो प्लेज लिए हैं उनके बारे में बताएंगे अभी आगे आपको। उसके बाद 5th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2021, ये आपका कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। यहाँ पर शीशल्स दिया हुआ है, तो ये गलत है। इसके बाद दिया हुआ है कि सम्मेलन का विषय क्या था। विषय था इंडियन ओशियन इकोलॉजी, इकोनॉमी और पैंडेमिक या एपिडेमिक, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2, ठीक है। थीम सही दिया है, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में। कभी कभी पुराना भी पूछ लेते हैं, जैसे आपको पता है डेफ एक्सपो जब रद्द हुआ था, इसको आगे बढ़ाया गया है लॉजिस्टिक्स की वजह से। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स को दिक्कत हो रही, तो पहले मार्च में होना था डेफ एक्सपो, कहाँ पे? गांधीनगर में, ठीक है। लेकिन अब ये स्थगित हो गया है, तो हमसे पूछ लिया पिछला कहाँ पे हुआ, तो पिछला लखनऊ में हुआ था, ठीक है। फिर इस तरीके से G20 समिट के बारे में पूछा। G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, G7, ये तो बहुत महत्वपूर्ण समिट है, इनके बारे में तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये नवंबर 2021 में हुआ था। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली में। और इसमें कहा गया है कि विश्व कांग्रेस आपदा पर पहली बार भारत में हुआ, ऐसा नहीं है, ये 5वीं बार जो है भारत में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल एक। कुछ ये जियोपॉलिटिक्स टाइप के भी सवाल आते हैं, जैसे डेमोक्रेसी समिट जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने होस्ट किया था, इसमें कई सारी कंट्रीज़ को इसमें बुलाया गया था। ताइवान तक को इनवाइट किया था, तो कि काफ़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, काफ़ी यहाँ पर डिस्कशन होने लगे थे इसके ऊपर। साउथ एशिया से खाली 3 कंट्रीज़ गए थे, भारत, नेपाल, मालदीव गए थे, तो ये भी चर्चा में आई थी चीज़। तो इस तरीके से समिट में सवाल बनते हैं, सवाल बनने ही बनने हैं इससे। आइए चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। हम नए से शुरू करेंगे, नई समिट ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। 80th स्कॉच समिट इन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें कुछ अवार्ड्स अनाउंस करे गए थे। हमने आपको अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन बताया है कि भारत में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को एक स्वर्ण और एक रजत पदक यहाँ पर प्रदान किया गया था इसमें। इसके बाद ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ये कहाँ पर हुई थी? गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। भारत की पहली आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट कहाँ पर हुई थी? गांधीनगर, गुजरात। फिर 5वां बिम्स्टेक समिट, 5वां बिम्स्टेक समिट हाइब्रिड मोड में हुआ था, यानी कि कुछ हिस्सा श्रीलंका में हुआ था, कुछ हाइब्रिड मोड में हुआ था। सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका सरकार को दी गई थी, जो बिम्स्टेक का अध्यक्ष राष्ट्र था, ठीक है। इस साल अध्यक्ष राष्ट्र था यहाँ पर बिम्स्टेक का श्रीलंका ही। ये बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष भी था 2022, इस वजह से महत्वपूर्ण था। एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं, स्वस्थ लोग, या फिर टुवर्ड्स अ रिजाइलेंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज और हेल्दी पीपल, इसकी थीम थी। बिम्स्टेक समिट की थीम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा आप, और इंग्लिश में इसको पढ़िएगा, टुवर्ड्स अ रिजाइलेंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमी, हेल्दी पीपल। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब ये है कि 2022 ये जो है, मतलब इस शिखर सम्मेलन के बाद, शिखर सम्मेलन के समापन के बाद थाईलैंड ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। अब अध्यक्षता जो है रोटेट होती रहती है हर साल, तो अब थाईलैंड जो है बिम्स्टेक का अध्यक्ष इस समिट के बाद से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बिम्स्टेक का इस समय तक, इस सम्मेलन के आयोजन के बाद बिम्स्टेक का अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन या चेयर किसके पास है बिम्स्टेक की? अब थाईलैंड के पास है।
चौथा, इंडिया यूएस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। 2+2 डायलॉग इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ करता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को। आज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जापान के साथ, यूएस के साथ तो करता ही है भारत, ठीक है। रशिया के साथ भी किया था अभी हाल में पहला, उसको अभी हम आगे देखें। और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ भारत 2+2 डायलॉग करता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये 2+2 डायलॉग कहाँ पर हुआ था? यूएस के साथ वाशिंगटन में। अब सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स न्यू दिल्ली में हुई थी 11 अप्रैल को। वेंकैया नायडू ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रतिष्ठित सप्ताह का विषय था पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव, ठीक है। मतलब ये क्या था? संकल्पोत्सव ऑफ नवनिर्माण ऑफ पंचायत, ये थीम थी इसकी। एक पूरा सप्ताह मनाया गया था इसमें, ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज पर। फिर स्मार्ट सिटी स्मार्ट कॉन्फ्रेंस, स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, ये सूरत में हुई थी। इसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो बनाया जा रहा है उसके एक पार्ट के रूप में मान सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना समझा, उसकी डेट भी याद कर ली। एक चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। हमने अपनी पेड क्विज में कराया था कि निम्नलिखित में से आत्मनिर्भर भारत की थीम या फिर विषय क्या नहीं है। तो इसमें फ्रीडम स्ट्रगल विषय है, एक्शंस है, रिजॉल्व है, पैट्रियोटिज्म नहीं है, ठीक। तो कुल मिलाकर 5 थीम है आत्मनिर्भर भारत की। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज, रिजॉल्व, एक्शन, अचीवमेंट्स। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज, रिजॉल्व, एक्शन, अचीवमेंट, ये थीम है आपके आत्मनिर्भर भारत की। पैट्रियोटिज्म नहीं है इसमें। तो ये 5 थीमें भी पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया बोट एंड मरीन शो, ये केरल में हुआ था, ठीक है। कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित हुआ था, 4th एडिशन था। उसके बाद अमृत समागम कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में। इसमें देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों को यहाँ पर शामिल किया गया था। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अमृत समागम है, तो इसमें भी आज़ादी के अमृत महोत्सव संबंधित ही बात हुई थी। आगे हम देखेंगे जलमार्ग कॉन्क्लेव, वाटरवेज कॉन्क्लेव, ये कहाँ पर हुआ था? असम के डिब्रूगढ़ में। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस कॉन्फ्रेंस का इंडस्ट्री पार्टनर था। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज, दुनिया की सबसे बड़ी साइबर अभ्यास कहाँ पर हुआ था? टैलिन, एस्टोनिया में। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है, ठीक। इसका नाम देख सकते हैं कि इस अभ्यास का नाम क्या था आखिर? तो लॉक्ड शील्ड इस अभ्यास का नाम था, ठीक। साइबर एक्सरसाइज थी, दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज इसको कहा जा रहा था। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था अगर पूछे तो? मुंबई में। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय अतुल्य भारत क्रूज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा मुंबई में इसको किया गया था, ठीक। इसके बाद एनटीसीए की 20वीं बैठक। एनटीसीए की बैठक हमेशा दिल्ली में होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कन्वेंशन टूटा है। पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर अरुणाचल प्रदेश में बैठक आयोजन हुआ था। ये 20वीं बैठक थी एनटीसीए की, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर। उसके बाद 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, ये पहली बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब 118 वर्षों के अस्तित्व में पहली बार जो है 21वां वैश्विक लेखाकार कांग्रेस का मेजबान भारत होगा। ये 18 से 21 नवंबर के बीच होगा, ठीक है। मार्च में देखेंगे, मार्च में सबसे पहले ओशियंस 2022 सम्मेलन। ओशियंस 2022 सम्मेलन जो है कहाँ पे? चेन्नई में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन, 4 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, पार्क और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में है, उन्होंने इसका मतलब इसका कह सकते हैं संचालन किया था। जहाँ पर जरूरी है वही बात बताएंगे आपको, बाकी सब आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लिखी हुई है। रुड़की जल सम्मेलन, रुड़की जल सम्मेलन हुआ था। वैसे तो ये उत्तराखंड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, लेकिन अगर वैसे भी पूछ ले कि अभी जल सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था मार्च में, किस आईआईटी में, तो वो हुआ था रुड़की में, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की के सहयोग से और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से रुड़की वाटर कॉन्क्लेव बनाया गया था, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल वर्कशॉप एक हुई थी मरीन पॉल्यूशन से निपटने के लिए। ये भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकारों के साथ साझेदारी में प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। ये थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे न्यूज़ आई थी, ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी एक बार देखिएगा। उसके बाद बायो एशिया हर बार हैदराबाद में होता था, लेकिन कोविड की वजह से अब ये होने लगा वर्चुअल फॉर्मेट में। तो इसकी इस बार की थीम थी फ्यूचर रेडी। तेलंगाना की सरकार करवाती, वैसे हैदराबाद में होता था, लेकिन कोविड पैंडेमिक के बाद ये अब वर्चुअल तौर पे होता है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल इंटरप्राइजेस फॉर वेस्ट फ्री सिटीज़, ये हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में। बस इतना ध्यान रखना है आपको। मेगा समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, मेगा समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और 2 यहाँ पर पहले भी लॉन्च की थी, संभव और स्वावलंबन, किसके लिए? उद्यमशीलता के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मेगा समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर? दिल्ली में हुआ। उसके बाद 19th इंडिया यूएस मिलिट्री कॉपरेशन मीट, ये कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित हुई थी। भारत की ओर से चीफ ऑफ
स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्ण और अमेरिका की तरफ से डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्केलंका, ये गए थे यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वेन्यू उत्तर प्रदेश में, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे 19th इंडिया US मिलिट्री कॉपरेशन मीट कहाँ पे हुई थी, तो उसका उत्तर होगा आगरा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हंसा NG का समुद्र स्तर पर सफल परीक्षण, ये पुडुचेरी में हुआ था। ये हमने आपको बताया था कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर, ये आपका जहाज है, फ्लाइंग ट्रेनर ये आपका एयरक्राफ्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं विंग्स इंडिया की। विंग्स इंडिया 2022 से कहाँ पर हुआ था, बेगमपट हवाई अड्डे, हैदराबाद, तेलंगाना में। इसमें करीब 15 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस ने भाग लिया था। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे विंग्स इंडिया 2021 पर प्रश्न आया था तो उसमें यही पूछा था कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक, ये एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एविएशन प्रोग्राम या फिर एविएशन कह सकते हैं, एविएशन का कुछ भी सिविल एविएशन पर आधारित एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम इसको कहा जा रहा था, एशियाज बिगेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन। ये बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में वो था। 15 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया एंड फिक्की। और इसकी थीम क्या थी, थीम थी इंडिया @75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। इसके बाद इंडिया ग्लोबल फोरम ऑन एनुअल समिट, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था और पिछले संस्करण की मेजबानी दुबई और UK में की गई थी। ठीक, इसके बाद गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट, ये श्रीनगर में भी थी। ये हमने आपको वैसे एग्रीमेंट में बताया था कि गल्फ कंट्री यहाँ पर कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पर हुई थी, श्रीनगर में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ था 21 मार्च 2022 को। ठीक है, ये दूसरा वर्चुअल समिट था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मधुरवाड़ा, आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसकी थीम थी ब्रिजिंग द माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस, ब्रिजिंग माइंड कनेक्टिंग जनरेशंस। भारतीय मनोचिकित्सीय समाज का वार्षिक सम्मेलन के लिए विषय था ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। इस सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति P लक्ष्मण रेड्डी ने किया था। आगे है 14th इंडिया जापान एनुअल समिट। इंडिया जापान एनुअल समिट ये हुआ था न्यू दिल्ली में और जापान के प्रधानमंत्री श्री किशिदा फुमियो या फुमिदो किशिदा यहाँ पर आए थे। ठीक है, दिल्ली की आधिकारिक यात्रा उन्होंने की थी मार्च में। किशिदा जब से PM बने थे उनकी पहली यात्रा थी भारत में और वो यहाँ पर आए थे और ये 14th इंडिया जापान एनुअल समिट हुआ था। इसके बाद स्टेप अप टू एंड TB वर्ल्ड TB डे समिट, वर्ल्ड TB डे के दिन स्टेप अप टू एंड TB कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है इस समय आनंदीबेन पटेल, उन्होंने किया था। ठीक है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर IOC की 140वीं बैठक ये चाइना बीजिंग में हुई थी। एक्चुअली 139वीं बैठक थी, ये कहा जा रहा है कि 140वीं बैठक अब कहाँ पर होगी, भारत में होगी। 140वीं बैठक ये IOC की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की, ये कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी। वैसे हमने स्पोर्ट्स में भी आपको बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। 1983 में नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, इसके बाद से अब होगा भारत में। उसके बाद भारत और कनाडा के बीच व्यापार और निवेश की 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता, ये न्यू दिल्ली में हुई थी 10 से 13 मार्च के बीच। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये मालदीव में हुआ था 9 से 10 मार्च 2022 को। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनने लायक है। जैसे इसमें जो है मालदीव, भारत, श्रीलंका ये हैं, और सबसे नया सदस्य कौन सा है, मॉरिशस है। इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन से हैं, बांग्लादेश है और सीशेल्स है। सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारे NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव लेटेस्ट कहाँ पे, मालदीव में, 5वां। उसके बाद टेक कॉन्क्लेव 2022, टेक कॉन्क्लेव 2022 कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नेंस या गवर्नमेंट, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। नेशनल यूथ पार्लियामेंट, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का थीम क्या था, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, युवा उत्साह नए भारत का, या फिर हम इसको कह सकते, हाँ इसका इंग्लिश में भी वही है, युवा उत्साह नए भारत का, ये था। आगे हम देखेंगे फरवरी मंथ में समिट। फरवरी मंथ में सबसे पहले 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर 4था राष्ट्रीय सम्मेलन, ये वर्चुअल तौर पे हुआ था। ये पूछ सकते हैं कि ये 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर कब हुआ, तो Feb 2022, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते उद्घाटन ये हुआ था न्यू दिल्ली में 22 Feb को, प्रेसिडेंट जी ने किया था। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते यानी कि
को गौरवशाली सप्ताह के रूप में मनाया गया था। एक वीक का ये कार्यक्रम चला था 22 से 28 फेब के बीच। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रोग्राम हम एक बार फिर से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके तहत जो विभिन्न इवेंट हो रहे हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ही आप देख लें या कोई भी देखें, तो उसमें से एक मान सकते हैं इसको। यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन समिट, ये बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में हुई थी। इसमें सह अध्यक्षता किसने की थी? यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष जो चार्ल्स मिशेल हैं और सेनेगल के प्रेसिडेंट जो मैकी सेल हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन समिट जो हुई थी बेल्जियम ब्रसल्स में, दोनों मतलब एक ईयू की तरफ से थे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, और अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे मैकी सेल। उसके बाद अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन यानी अफ्रीकन यूनियन समिट, ये इथोपिया में हुई थी। इथियोपिया की कैपिटल आदिस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने संबोधित किया था। और बर्किना फासो को अफ्रीकन संघ से अभी निकाल दिया गया था। ये मैं थोड़ा सा अपडेट बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछे कि अफ्रीकन यूनियन से अभी हाल में किस देश को निकाला गया है तो बर्किना फासो को, ठीक है। उसके बाद चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद, ये भी हुआ था आपका फेब मंथ में 15 तारीख को हुआ था। क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन से देश शामिल हैं अभी पूछा गया था बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। क्वाड कंट्रीज़ ये हैं सारे, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। वन ओशन समिट बहुत ज़रूरी है। वन ओशन समिट ये ब्रेस्ट फ्रांस में हुई थी। 11 फेब को प्रधानमंत्री ने इसके कुछ स्तरीय खंड को संबोधित किया था। यूनेस्को 2025 तक अपने सदस्य देशों के स्कूली पाठ्यक्रम में समुद्री शिक्षा को शामिल करना चाहता है और इसका लक्ष्य इन्होंने यहाँ पर निर्धारित किया वन ओशन समिट में। वन ओशन समिट कहाँ पे हुई? ब्रेस्ट फ्रांस में। आगे फिर आपका भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया पर कॉन्फ्रेंस, ये समिट कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। फिर देवायतनम पर ये उद्घाटन हुआ था कर्नाटक में, ठीक है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने कर्नाटक के हम्पी में देवायतनम भारत मंदिर वास्तुकला की एक लंबी यात्रा विषय पर ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक। और फिर जनवरी मंथ में हम देखेंगे थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें कौन कौन से सेंट्रल एशिया के कंट्रीज शामिल हुए थे? कजाकिस्तान हुआ था, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हुए थे यहाँ पर। उसके बाद 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई थी। इसकी थीम थी इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इंडियाज टेकेड महामारी के बाद की दुनिया में भारत का डिजिटल शासन। फिर पहली ब्रिक्स से शेरपा बैठक होती है, उसमें शेरपा पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब शेरपा मतलब कंट्री हेड आप कह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी? भारत के पास थी। और अब 2022 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? रोटेटिंग चेयरमैनशिप चाइना ने प्राप्त कर ली है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दावोस एजेंडा समिट 2022। दावोस एजेंडा समिट वैसे पहले होनी थी लेकिन कोविड की वजह से स्थगित होती रही है। इस बार इसकी थीम थी किंगडम ऑफ द वर्ल्ड। दावोस एजेंडा में एक महत्वपूर्ण बात है, P3 मूवमेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था भारत ने। क्लाइमेट चेंज के लिए P3 मूवमेंट यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट, इसको इंट्रोड्यूस किया था दावोस एजेंडा 2022 में भारत ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दावोस एजेंडा के बारे में इतना ध्यान रखना काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन पर व्यापारिक सम्मेलन, तो बिजनेस समिट ऑन नेशनल एडिबल ऑयल पाम मिशन, ये हुआ था हैदराबाद में। ये इस तरीके का दूसरा बिजनेस समिट था पाम ऑयल पर। पहला सम्मेलन अक्टूबर 2021 में हुआ था गुवाहाटी में, ठीक। इसके बाद 2 डे साउथ एशियन कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क पर दक्षिण एशियाई परामर्श की नई बैठक दिल्ली में हुई थी। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 17 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड अपना एक स्पेशल एड्रेस प्रेजेंट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता भारत ने 10 साल बाद ग्रहण की है। 2011-12 में भारत जो है इस आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता को पाया था, इस बार दोबारा मिली थी भारत को यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2001 में 9/11 के दुखद आतंकवादी हमले के बाद, ठीक है, ये है कुल मिला के। इसमें 15 मेंबर सब्सिडरी बॉडी ये होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत, और इसकी अध्यक्षता जो है भारत ने ग्रहण की थी। उसके बाद थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल पुलिस मिशन, ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। दिसंबर मंथ 2021 की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। 5th था, वर्चुअल तौर पर राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया था इसका। अब तक जितने भी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हुए हैं सारे के सारे इंडिया में हुए हैं, ठीक है, कोई विशाखापट्टनम में हुआ, कोई कहीं हुआ, लेकिन सारे के सारे हुए हैं इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी गुवाहाटी में।
उसके बाद इंडिया और यूके ग्रीन एनर्जी कॉपरेशन मीट, ये दिसंबर में हुई थी और यूनाइटेड किंगडम के विज्ञान मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन के साथ ऑनलाइन बैठक की थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो भारत के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार भागीदार है भारत का यूके। उसके बाद वर्ल्ड एक्सपो ये दुबई में हुआ था, लगातार ये चल रहा था, आपने सुना होगा इसके बारे में। दुबई में हुआ था वर्ल्ड एक्सपो, 18 से 23 नवंबर के बीच हुआ था। थर्ड एएसएम समिट ये भी वर्चुअल तौर पर हुई थी। भारत की तरफ से गए थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू और इस बार इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। एसएम के सदस्य देश कब और कैसे शामिल हुए, थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी कभी स्टैटिक पूछ लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया और आसियान सचिवालय 2008 में शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रशिया 2010 में। बांग्लादेश, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड 2012 में। क्रोएशिया और कजाकिस्तान 2014 में। तुर्की एसएम का सबसे नया सदस्य जो 2021 में शामिल हुआ है एसएम में। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। 56वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में हुआ, इस वजह से इसकी वेन्यू देख लीजिए एक बार। थर्ड एनुअल डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था 17 दिसंबर को। एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की साइबर स्पेस सुरक्षा पर संगोष्ठी। शंघाई सहयोग कॉर्पोरेशन सेमिनार ऑन साइबर स्पेस सिक्योरिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिज्म फ्रेमवर्क। हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो संगोष्ठी या फिर जो कह सकते हैं ये हुई है कॉन्फ्रेंस, इसकी मेज़बानी किसने की है? भारत ने। दूसरी बार है जब भारत इस तरह की संगोष्ठी की मेज़बानी कर रहा है। अगस्त 2019 में भारत ने आखिरी बार साइबर स्पेस सिक्योरिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिज्म फ्रेमवर्क पर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। भारत दूसरी बार ये कर रहा है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। इसके बाद इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन ऑफ स्टोन लेइंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इन देहरादून। मोदी जी देहरादून गए थे, कई सारी परियोजनाओं का उन्होंने फाउंडेशन रखा था। 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जैसे चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून, देहरादून में जलापूर्ति के लिए सड़क, जल निकासी प्रणाली के लिए, श्री बद्रीनाथ धाम, गंगा यमुनोत्री धाम में बुनियादी संरचना के लिए, हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला उन्होंने रखी थी। ठीक, उसके बाद नेशनल समिट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, ये कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। गुजरात के आणंद में आयोजित हुई थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स विक्ट्री अगेंस्ट टीबी, ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक, और कुछ नहीं ज़्यादा इसके बारे में ध्यान रखने के लिए। मुख्य अतिथि के तौर पर एम वेंकैया नायडू जी इसमें शामिल हुए थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। फिफ्थ इंडियन ओशन समिट, ये अबू धाबी में हुई थी। इसकी थीम क्या थी? हम बता चुके हैं आपको शुरू में ही, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी, यानी कि इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी और एपिडेमिक। इसके बाद इन्फिनिटी फोरम, प्रधानमंत्री ने इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया था। गिफ्ट सिटी गुजरात और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वावधान में गिफ्ट सिटी गांधीनगर स्थित जो वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, ठीक है, इसने इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और यूके भागीदार देश होंगे। आपसे पूछेंगे कि भारत ने जो इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया उसके भागीदार देश कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा ऑप्शन में कि इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है और यूके है। ठीक, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद 20th काउंसिल ऑफ हेड्स की मीट हुई थी एससीओ की। 20th काउंसिल ऑफ हेड्स की मीट में अध्यक्षता किसने की थी? कजाकिस्तान ने। नूर सुल्तान में आयोजन हुआ था इसका। नूर सुल्तान कैपिटल है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में ये आपका हुआ था कॉन्फ्रेंस। इसके बाद भारत रशिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, पहली भारत 2+2 की मंत्री स्तरीय वार्ता ये हुई थी। भारत का पहला 2+2 डायलॉग था रशिया के साथ। ठीक है, इसमें समझौता क्या हुआ था? 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल्स खरीदने का अनुबंध हुआ था। इनका निर्माण कोरबा अमेठी में संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड भी फैक्ट हो गया, इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉन्वोक 2021-2022, नीति आयोग ने भारतीय इंटरप्राइजेस की परोपकारी शाखा भारतीय फाउंडेशन के साथ कॉन्वोक 2021-22 की शुरुआत की थी। कॉन्वोक क्या है? कॉन्वोक बेसिकली एक नेशनल रिसर्च सिंपोजियम है, यानी कि एक शोध संगोष्ठी जिसका उद्देश्य भारत के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों, स्कूल के प्रमुखों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा प्रदान करना और गुणवत्ता को मजबूत करना, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इन्हेंस करने संबंधित है कॉन्वोक। इसके बाद इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का विषय था इस बार एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट, एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। देन इसके बाद ग्वालियर ड्रोन मेला, तो ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था ग्वालियर में, ये इस तरीके से भी आ सकता है। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में ग्वालियर ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था। फिक्की मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से इसको किया था ऑर्गेनाइज। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, यानी फिक्की के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय मेयर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। पीएम मोदी जी वाराणसी गए थे। अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था 17 दिसंबर को। शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। नया शहरी भारत इसकी थीम थी, यानी कि न्यू अर्बन इंडिया, इसकी थीम थी न्यू अर्बन इंडिया। और ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद सिक्स्थ वाटर इम्पैक्ट समिट वर्चुअल मोड में हुई थी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। नदी संसाधनों का आवंटन क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन और प्रबंधन यानी कि वाटर रिसोर्सेस एलोकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एट रीजनल लेवल, ये इसकी थीम थी। शिखर सम्मेलन का आयोजन हाइब्रिड मोड में हुआ था और वैसे थोड़ा बहुत सम्मेलन ये आईटी दिल्ली और आईटी कानपुर में भी हुआ था, ठीक है, वाटर इम्पैक्ट समिट। इसके बाद उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई घोषणा की थी, जैसे ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ा करके 5000 रुपये प्रतिमाह किया गया था। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9800 रुपये से बढ़ाकर 11300 रुपये कर दिया गया था। और क्षेत्र जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14000 से बढ़ा करके 15500 रुपये कर दिया गया था, ठीक है। ये है कुल मिला के। नवंबर 2021 में सबसे पहले 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये भी अभी यूपी के एग्जाम में आया था। 18th भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रुनाई के सुल्तान के आमंत्रण पर भाग लिया था। और हम लोग कह सकते हैं 18th भारत आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका आंसर भी हो जाएगा ब्रुनई, ठीक है, ब्रुनई। इसके बाद ग्लासगो क्लाइमेट समिट या फिर COP26 हम लोग कह सकते हैं, COP26 हुई थी। इसमें भारत ने 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल करने की घोषणा की थी। मतलब नेट जीरो कार्बन की स्थिति भारत जो है कब अचीव करेगा? नेट जीरो कार्बन एमिशन की स्थिति भारत अचीव करेगा 2070 तक। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया था। पहले 450 था, ध्यान रखिएगा, अब इसको बढ़ाया गया है। 2030 तक 50% ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म स्रोतों से। 2030 तक 1 बिलियन टन उत्सर्जन में कमी लाना। 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी में 45% कमी लाना। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन अचीव करना, ठीक है। ये कुछ जो पंचामृत या फिर 5 पॉइंट प्लान है, इनको ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। ये CGPCS ने अभी पूछा है इन पॉइंट्स को, ठीक है। G20 समिट ये इटली में हुई थी, रोम इटली में 16वीं बैठक थी। इसमें इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में हुआ था। पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम थी। और जैसे कि हमने अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, इसमें कोई भी चाइना के बढ़ते दखल का कोई डिस्कशन ऐसा नहीं हुआ था। तो इसमें फोकस किया गया था ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल हेल्थ पर, ठीक है। ये G20 समिट हो गई। उसके बाद तीसरा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, ये हुआ था गोवा में। तीसरा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हुआ था गोवा में। अब G20 समिट आगे पीछे की भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमसे पूछ रहे हैं हमारे पेड क्विज के सवाल में, G20 समिट 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं जो है कहाँ पे होगी? तो ये 15वीं कहाँ पे हुई थी? सऊदी अरब में। और 16वीं थी ये रोम में हुई थी, इटली में, ठीक है। और आपकी 2022 में होगी इंडोनेशिया में, 2023 की होगी भारत में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भारत में कौन से नंबर की होगी? 18वीं। उत्तर प्रदेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये लखनऊ में हुआ था 28 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया था। आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया था, ठीक है। इसमें एक कार्बन न्यूट्रल आधारित ऐप लॉन्च किया गया था और उत्तर प्रदेश के 3 इको सर्किट का शुभारंभ किया गया था। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये लखनऊ में हुआ था। आरबीआई का पहला वैश्विक हैकाथॉन था हार्बिंजर, इसका नाम था। इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम थी, ठीक है। स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स की थीम वैसे थी, लेकिन इसका वैसे मतलब नाम क्या था? इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हार्बिंजर, ऐसे करके नाम था। आरबीआई का पहला ग्लोबल हैकाथॉन था, इस वजह से हम इसको देखेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ टूरिज्म कल्चर इन साउथ एशियन रीजन, साउथ रीजन में टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का एशिया हेल्थ समिट, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो। 14th अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, 14th अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो केरल में हुई थी। मोबिलिटी फॉर ऑल इसकी थीम थी। इसका आयोजन हमारे केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया था। कोच्चि केरल में हुई थी 14वीं शहरी गतिशीलता सम्मेलन और एक्सपो। उसके बाद पीठासीन अधिकारियों की बैठक ये शिमला में हुई थी, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन, इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस रोम में हुआ था। तेलंगाना को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें पूछेंगे अगर कि रोम में जो इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें किसको बुलाया गया था? तेलंगाना को। आगे है तीसरा हेलीकॉप्टर समिट। हेलीकॉप्टर समिट हुआ था उत्तराखंड देहरादून में और इसकी थीम थी इंडिया @75 एक्सपीडाइटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड एनहांसिंग एयर कनेक्टिविटी। आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन, आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी जी मध्य प्रदेश गए थे, भोपाल में। वहाँ पर आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित किया और सिकल सेल उन्मूलन मिशन राशन आपके द्वार योजना जो मध्य प्रदेश की है, उसका शुभारंभ भी वहाँ पर किया था। इसके बाद अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता, दिल्ली रीजनल डायलॉग
हुआ था जब अफगानिस्तान में जो है लगातार वो सब चीज़ें चल रही थी तालिबान वाली, तब ये चीज़ें चर्चा में आई थी। दिल्ली रीजनल डायलॉग किससे एसोसिएटेड है? जब तालिबान कब्जा कर रहा था अफगानिस्तान पर, उससे एसोसिएटेड है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान पर एक तीसरा संवाद हुआ था। पहले 2 संस्करण कहाँ पे हुए थे? इस्लामिक गणराज्य ईरान में 2018 में और 2019 में ईरान में हुए थे। तीसरा हुआ था दिल्ली में। ठीक, हुनर हाट वैसे कई सारे होते रहते हैं, 40 तक हुनर हाट हो चुके हैं, लेकिन 29वां हुआ था रामपुर में, इस वजह से हम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोकल फॉर वोकल के अलावा हुनर हाट में बेस्ट फ्रॉम वेस्ट की थीम पर कुल मिलाकर हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये सब हाट लगते रहते हैं। ये 29वां हुनर हाट लगा था रामपुर में। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में पेरिस में हुआ था, ये हमने आपको वैसे डिफेंस में बताया था। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसने ऑर्गेनाइज किया था? सीबीएसई ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, यानी कि सीबीएसई ने। स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ये ओडिशा ने शुरू किया था। अपने यहाँ के 130 ट्रांसफॉर्म्ड स्कूल्स का उद्घाटन उन्होंने किया था। ठीक है, स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम एसोसिएटेड है ओडिशा से। 21वीं IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मंत्रियों की परिषद की वार्षिक बैठक ढाका में हुई थी। ठीक है, वर्चुअल मोड में ढाका में हुई थी। दुबई एरो शो का आयोजन हुआ था दुबई में 14 से 18 नवंबर के बीच, और इसमें जो है भारत की तरफ से सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम गई थी भारतीय वायुसेना की तरफ से। ठीक है, भारतीय वायुसेना की कौन कौन सी टीम गई थी? टीम सारंग और टीम सूर्य किरण। इसके बाद अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में। वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम, वी पावर इंडिया विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का संयुक्त तत्वाधान है। वर्चुअल माध्यम से वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का उद्घाटन किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल गोवा में हुआ है 10 से 13 दिसंबर के बीच 2021 में, पणजी गोवा में। इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया, इसकी थीम थी। पहला एडिशन इसका हुआ था 2015 में। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन किसके किसके बीच है? श्रीलंका की सरकार के बाद श्रीलंका और भारत सरकार के बीच है। ठीक है, उसके बाद समिट ऑन डेमोक्रेसी, इसके बारे में हमने आपको बताया, जो बाइडेन ने ऑर्गेनाइज किया था इसको, और ताइवान को बुलाया था, 100 से अधिक देशों को बुलाया था वर्चुअल तौर पर। भारत की तरफ से दक्षिण एशिया से केवल भारत, नेपाल और मालदीव इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, ये आरओ मेंस में से भी पूछा गया है। इस मीटिंग में चाइना और रशिया को नहीं बुलाया था यूएस ने, तो थोड़ा सा ये चर्चा का विषय बना था। उसके बाद छठवां धर्म धम्म सम्मेलन, छठवां धर्म धम्म सम्मेलन ये हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में। अब तक की सबसे पहली धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस ये हुई थी 22 से 23 सितंबर के बीच सांची में। भोपाल मध्य प्रदेश में 6वीं है इंटरनेशनल धम्म धम्म कॉन्फ्रेंस, ये हुई है अभी राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी में। इस बार इसकी थीम थी धर्म धम्म ट्रेडिशंस इन बिल्डिंग वर्ल्ड आफ्टर कोविड ट्रांजिशन। आगे है अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद हुआ था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली कॉन्क्लेव जो हुई थी अफगानिस्तान पर, उसमें यही था कि 8 देश, इसमें 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें शामिल हुए थे। इसमें बुलाया गया था चाइना और पाकिस्तान को, लेकिन वो आए नहीं थे। ठीक है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए थे? अध्यक्षता किसने की थी? भारत कहने से अजीत डोभाल ने। इसमें शामिल हुए थे रशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान कहने से शामिल हुए थे इसमें। चीन और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए थे दिल्ली डायलॉग में। उसके बाद 32वां हुनर हाट ये लखनऊ में हुआ था। कोई भी हुनर हाट अगर लखनऊ में हो रहा है तो उसको, मतलब अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी सिटी में हो रहा है तो उसको जरूर देखिएगा आप। ये लखनऊ में हुआ था। उसके बाद समिट अब अक्टूबर मंथ की देखेंगे हम लोग। अक्टूबर मंथ में सबसे पहले मॉस्को फोरम की मीट हुई थी, यह भी अफगानिस्तान को ही लेकर था। भारत सहित 10 देशों ने इसमें भाग लिया था। बैठक रूस की मेजबानी में या रूस की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद मॉस्को मंच की पहली बैठक थी। मतलब मॉस्को मंच ऐसी पहली बैठक थी जिसमें चाइना, रूस और भारत एक साथ शामिल हुए थे। ठीक, उसके बाद 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, जब मैंने आपको बताया ये 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन ब्रुनई की अध्यक्षता में हुआ था। ये सम्मेलन थोड़ा खास था क्योंकि भारत आसियान पार्टनरशिप की 30वीं वर्षगांठ इसमें मनाई गई थी, और राजनेताओं ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित भी किया था। आज़ादी @75 एक्सपो, आज़ादी @75 एक्सपो हुआ था लखनऊ में। आज़ादी @75 एक्सपो की थीम थी न्यू अर्बन इंडिया, न्यू अर्बन इंडिया। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये हुआ था लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद इंडिया यूके मल्टीलेटरल डायलॉग हुआ था लंदन में। ये दूसरा इंडिया यूके मल्टीलेटरल डायलॉग था। ऑल इंडिया प्रोग्राम, आईसीआर ने जो नई 35 फसलें बनाई हैं उनको वर्ष 2021 में भारत को समर्पित किया था पीएम मोदी जी ने, और इसका उद्देश्य था टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अडॉप्टिंग क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। 35 नई तरह की फसलों को भारत को समर्पित किया गया था ऑल इंडिया प्रोग्राम में। भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से COP26 में आइरिस पहल शुरू की थी। आइरिस इनिशिएटिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजाइलेंट आइलैंड स्टेट।
इसका उद्देश्य था क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विथस्टैंड डिजास्टर्स एंड लेसन इकोनॉमिक लॉसेस इन आइलैंड नेशंस। आइलैंड नेशंस का कुल मिलाकर रिजाइलेंट स्ट्रक्चर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट उनका मजबूत हो और डिजास्टर की वजह से उनका जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो कम हो। तो आयरिस पहल जो है COP26 में कौन कौन से कंट्रीज लाए थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन लाया था, भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये लाए थे आयरिस पहल। फोर्थ असेंबली यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वर्चुअल तौर पे हुई थी। इसमें 74 मेंबर कंट्रीज थे, कुल मिलाकर 108 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। और बैठक की अध्यक्षता हमारे विद्युत मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो थे उस समय और ISA महासभा के अध्यक्ष जो RK सिंह है उन्होंने किया था। ISA ने 2030 तक $1 ट्रिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा था। बाकी ISA के लेटेस्ट मेंबर वगैरह कौन है हमने सब MCQ में बताया हुआ है आपको। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम बिजनेस समिट, ये गुवाहाटी में हुई थी, हमने आपको बताया था। इसके बाद कहाँ पे हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर एंड कॉन्फ्रेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने संचालित किया था। इसमें बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी और IRCTC के सहयोग से देखो अपना देश इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया था इस टूर में, ठीक है, देखो अपना देश। इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया गया था। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया था और इसमें कौन कौन शामिल थे शुरुआत में, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा ग्रुप, वनवेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, अवॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके संस्थापक सदस्य थे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक प्रमुख उद्योग संघ है ये आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन। 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट 16वां, इसकी भी अध्यक्षता ब्रुनई ने की थी। प्रधानमंत्री ने 7वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इसमें भाग लिया था। बाकी अन्य सम्मेलन 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होना है। 2022 का 18वां कहाँ पे होना है, भारत में होना है। 19वां कहाँ पे होना है, 2024 का ब्राज़ील में होना है, ठीक है। EAS में यानी ईस्ट एशिया समिट में कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं, 10 आसियान देश के सदस्य हैं और भारत, चाइना, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया शामिल है ईस्ट एशिया समिट में, ठीक है। तो ये आपको बता दिया ईस्ट एशिया समिट के बारे में। उसके बाद इंडिया आइडियाज समिट, इंडिया आइडियाज समिट ये हुआ था वर्चुअल तौर पर। इसकी थीम थी फ्रॉम रिकवरी टू रिसर्जेंस, इसकी थीम थी। इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडो US बिजनेस काउंसिल ने, इंडिया आइडियाज समिट। 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड और गवर्नर्स ऑफ AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी बैठक हुई थी। इसमें इसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, ठीक है, इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, और ये नई दिल्ली में हुई थी। ये वैसे तो वर्चुअल तौर पर हुई थी, भारत ने नई दिल्ली से भाग लिया था, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने वर्चुअल तौर पर न्यू दिल्ली से इस एनुअल मीट में भाग लिया था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ था ये वर्चुअल तौर पे और इसकी थीम थी 21st सेंचुरी इम्परेटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड। इसके बाद G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की समिट ये रोम में हुई थी, जहाँ पर शिखर सम्मेलन होता है वहीं पर G20 के सारे अन्य समिट्स भी होते हैं। क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम जो है, या फिर इसको एक टर्म दिया जा रहा है अभी हाल में जियोपॉलिटिक्स में, मिडिल ईस्ट क्वाड। तो मिडिल ईस्ट क्वाड में कौन कौन शामिल है अगर आपसे पूछे तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि US शामिल है। ये एक नया क्वाड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट क्वाड में कौन कौन कंट्रीज शामिल है आपको बता दिया हमने। उसके बाद 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन। 38वां कहाँ पे हुआ था, 38वां मतलब ये ब्रुनई के दारुस्सलाम में हुआ था। ब्रुनई ने अध्यक्षता की थी इसकी थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। और 39वां आसियान समिट 2022 में होना है, ये नॉम फेन कैम्बोडिया में आयोजित होगा, ठीक है। 38वें आसियान समिट की थीम है वी केयर, वी प्रॉस्पर, वी प्रिपेयर, इसकी थीम है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता किसने की थी, ब्रुनई ने। सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी बीजिंग, चाइना। इसका सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वर्ष 2016 में अशबकत, तुर्कमेनिस्तान में। विश्व भर में स्थायी परिवहन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद शंघाई सहयोग संगठनों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तजिकिस्तान ने, ठीक है। हाइब्रिड मोड में हुआ था, थोड़ा सा ये दुशानबे में भी हुआ था। तो जब वर्चुअल तौर पर हुआ था तो मोदी जी शामिल हुए थे भारत की तरफ से, और जब दुशानबे में इस पर शामिल होने गए थे हमारे S जयशंकर विदेश मंत्री। सितंबर मंथ में अगर हम देखें तो SCO के सदस्य देशों की बैठक हुई थी, SCO के कल्चरल मिनिस्टर्स की। तो भारत की तरफ से जो संस्कृति राज्य मंत्री राम अर्जुन मेघवाल वो इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये बिहार में हुई थी, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस नालंदा बिहार, नव नालंदा महाविहार कैंपस में हुई थी, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस।
फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये वियना में हुई थी, ऑस्ट्रिया में। और ये स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो भारत की तरफ से हमारे स्पीकर गए थे ओम बिरला। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता भारत डेफेक्सपो में आयोजित की जाएगी, ये निर्णय लिया गया था। जैसे मार्च में गुजरात के गांधीनगर में डेफेक्सपो होना था, थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से, पार्टनर्स की लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो पहले होना था यहाँ पर मार्च में, मिड मार्च में होना था गुजरात के गांधीनगर में। अभी भी गांधीनगर में ही होगा, लेकिन आगे चल करके देखते हैं कब होता है। तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग होता है जब भी ये डेफेक्सपो होता है, तो कहा था इसको रेगुलर कर दिया जाएगा। ये पहली बार हुआ था जब लखनऊ में 2020 में डेफेक्सपो आयोजित हुआ था, तो ये इंडिया अफ्रीका रक्षा वार्ता हुई थी। अब इसको कहा गया है कि संस्थागत तरीके से हर डेफेक्सपो में इसको संचालित किया जाएगा, ठीक है, तो ये कहा गया है। इसके बाद 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाउंसिंग बैक रिजाइलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19, बाउंसिंग बैक रिसाइलेंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19, ये इसकी थीम थी। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, ये गुजरात के केवड़िया में हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उद्घाटन बैठक हुई थी, तो इसमें इब्सा कंट्रीज़ के मेंबर शामिल हुए थे। इसकी थीम रखी गई थी डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने। तो भारत की तरफ से इसको मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया था भारत की साइड से अजीत डोभाल ने, जो है चेयरपर्सन है इस समय इब्सा के। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसको मिली है? भारत को मिली है, आपको बता दिया हमने, ठीक है। और 2022 की इंडोनेशिया के पास है, बाली इंडोनेशिया में होगी। 2024 की आपको बता दिया ब्राज़ील में होगी। 13वीं ब्रिक्स समिट 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी? भारत के पास थी। तो ब्रिक्स समिट का अध्यक्ष आप किसको मान सकते हैं? भारत को। ब्रिक्स @15 इंडिया ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, इसकी थीम थी, थीम ही पूछी जा सकती है। और बिल्ड बैक रिजाइलेंटली इनोवेटिवली क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली, ये आदर्श वाक्य पीएम मोदी ने दिया था, ठीक है, इसमें ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 76वां सत्र, इसको संबोधित किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2019 में भी एक सत्र को संबोधित किया था, इसी को UNGA के सत्र को संबोधित किया था 2019 में पीएम मोदी ने, और 2021 में भी। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये डायलॉग किसके किसके बीच हुआ था? इंडिया और US के बीच हुआ था, ठीक है, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। 21वीं SCO की मीटिंग हुई थी, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक हुई थी दुशानबे में, तजिकिस्तान में, हाइब्रिड मोड में हुई थी, तजिकिस्तान की अध्यक्षता में हुई थी। ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट ऑब्वियसली वर्चुअल तौर पर हुआ था, लेकिन चेयर इंडिया के पास थी, तो अध्यक्षता किसने की? भारत ने। फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट जिनेवा में हुई थी, इसका आयोजन विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया था, और इसकी थीम थी शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। आगे है पोषक अनाज हितधारक सम्मेलन, न्यूट्री सीरियल स्टेक होल्डर्स जनरल कॉन्फ्रेंस, ये हैदराबाद में हुई थी। कृषि एवं खाद्य संगठन या फिर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसकी थीम थी रन अप फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, रन अप फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। पर्यावरण पर पहली भारत जापान की उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी 2021 में सितंबर में। जापान के पर्यावरण मंत्री ने भाग लिया था, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। व्हाइट हाउस में क्वाड समिट का आयोजन हुआ था 24 सितंबर को, फिजिकल तौर पर क्वाड समिट हुई थी व्हाइट हाउस में 24 सितंबर को। अगस्त मंथ में सबसे पहले इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी। उसके बाद मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन हुआ था ताशकंद में, सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ताशकंद में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? मेजबानी किसने की? उज्बेकिस्तान ने, ठीक है। शौकत मिर्जियाव ने जो है इसकी मेजबानी की थी, और भारत की तरफ से गए थे डॉक्टर S जयशंकर। देन इसके बाद WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट, ये वैसे बता चुके हैं आपको, ये फिर से आ गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता 1 अगस्त 2021 को संभाली थी, ठीक है। रोटेशन के तौर पर मेंबरशिप होती है। फ्रांस से अध्यक्षता गई थी फिर भारत के पास। और 2021-22 के कार्यकाल में भारत का 2021-22 का कार्यकाल कब से शुरू हुआ, ये अगर पूछे तो 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। दोनों चीज़ें ही BPSC ने अभी पूछी थी अपने पेपर में। 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल शुरू हुआ था UNSC के लिए। उसके बाद 1 अगस्त 2021 को रोटेशन के तौर पर भारत को अध्यक्षता मिली थी, और यह अध्यक्ष के तौर पर भारत का पहला कार्यकाल था इस वाली टाइम पीरियड में। तो ये ध्यान रखिएगा, डेट्स ही पूछी थी इसमें। 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर, ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, इसमें कहा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार यहाँ पे किया जाएगा।
और इसकी थीम क्या थी? इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। आपको पता है ब्रिक्स की अध्यक्षता साल भर रही थी भारत के पास। आसियान रीजनल फोरम मिनिस्टीरियल मीटिंग, जैसे कि सारी आसियान की बैठकों की अध्यक्षता ब्रुनई ने की थी, इसकी अध्यक्षता भी ब्रुनई ने की थी। G20 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ये इटली के सांता मार्गरिटा लिगुर में हुई थी और थोड़ी हाइब्रिड मोड में भी हुई थी। भारत इसमें हाइब्रिड मोड से जुड़ा था, भारत की तरफ से यहाँ पर जुड़ी थी स्मृति जुबिन ईरानी। इसके बाद ग्लोबल एजुकेशन समिट, इसका आयोजन लंदन में हुआ। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के उद्देश्य से केन्या और यूनाइटेड किंगडम ने लंदन में इसको आयोजित किया था, ग्लोबल एजुकेशन समिट। उसके बाद इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था अगर पूछे तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था इसको। इसके बाद अफ्रीका मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच बनाने की बात कही गई। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा गया था कि एक परमानेंट फोरम बनाएगा अफ्रीकन डिसेंट्स के लिए। एक्सटेंडेड ट्रोइका मीट हुई थी कतर में। ट्रोइका मीट तभी हुई थी जब अफगानिस्तान पर ये कब्जा वगैरह हो रहा था अगस्त मंथ में, और रशिया के नेतृत्व में हुई थी विस्तारित ट्रोइका, इसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था। 11वीं एनुअल मीटिंग ऑफ फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज़ में जितनी भी इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं उनकी एनुअल मीट हुई थी। आपको पता है फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया के अध्यक्ष उस समय कौन थे? जो भारत के उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त बदल गए, सुशील चंद्रा नहीं है, उस समय थे सुशील चंद्रा, ठीक है। तो उन्होंने बैठक का उद्घाटन किया था। ये फिलिपॉन 2021, फिलिपॉन 2021 क्या था? जापान की अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी थी फिलिपॉन। ये 25 से 30 अगस्त के बीच योकोहामा में ऑर्गेनाइज की गई थी। बीपीएससी के पेपर में इसको पूछा गया था। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का अनावरण किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक। इसके बाद जुलाई मंथ में हम देखेंगे ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये भी वर्चुअल तौर पे हुआ था। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इटली की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो जितनी भी G20 की बैठकें होती हैं वो उसी कंट्री के नेतृत्व में होती हैं जो उस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला होता है। तो ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जैसे हुई थी, तो अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा, क्योंकि 2021 में अध्यक्ष ब्रिक्स का भारत था। G20 एनर्जी एंड क्लाइमेट जॉइंट मिनिस्टीरियल मीट हुई थी, ये भी इटली में हुई थी 23 जुलाई को, ठीक है। तो इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? इटली ने की थी। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, इसका आयोजन हालांकि भारत ने किया था। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में 142 देशों ने अपना प्रतिनिधित्व दर्शाया था, या फिर 142 देशों से डेलीगेशंस ने पार्टिसिपेट किया था इसमें कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट ये हरियाणा में हुई थी, सोनीपत हरियाणा में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी समिट का आयोजन हुआ था। 75वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में HIV एड्स की बात की गई थी, HIV एड्स के रोकथाम की बात की गई थी। UNGA ने कहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कि 2030 तक हमको एड्स को पूरी तरीके से वर्ल्ड से एलिमिनेट करना है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीट हुई थी फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? जर्मनी ने की थी। पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की बात कही गई थी। 9th मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये वर्चुअल तौर पर हुई थी और रूस ने इसको संपन्न किया था। 31वीं नाटो समिट, 31वीं नाटो समिट जहाँ पर हेडक्वार्टर नाटो का वहीं पर हुई थी, ब्रसेल्स बेल्जियम में, और नाटो मुख्यालय में ये हुई थी। ये शिखर सम्मेलन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में आयोजित हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट, ये वर्चुअल तौर पे हुई थी। इसमें चर्चा हुई थी आतंकवाद पर, 5G टेक्नोलॉजी पर, इन सब मुद्दों पर। P4G शिखर सम्मेलन, P4G शिखर सम्मेलन पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030, इसकी मेजबानी किसने की थी? दक्षिण कोरिया ने, सियोल में। इस इवेंट की थीम थी इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। P4G के बारे में इतना ध्यान रखना काफ़ी है, किसने जो है मेजबानी की? दक्षिण कोरिया ने, और थीम क्या थी? कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित रिकवरी। उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थोड़ा पहले का है लेकिन फिर भी हम इसको देख ले रहे हैं। 30 मार्च 2021 को तजिकिस्तान के दुशानबे में आयोजित हुआ था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। मिसलेनियस में देख लेते हैं। 1 जनवरी 2022 से भारत का कार्यकाल शुरू हुआ था। भारत का कार्यकाल शुरू हुआ था 1 जनवरी 2022 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, एक्चुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में। 5 स्थायी सदस्य चुने गए थे, जिसमें थे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना। अस्थायी सदस्य चुने गए थे जिनकी सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होनी थी, भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको। 5 अस्थायी सदस्य जिनकी सदस्यता 1 दिसंबर 2023 को समाप्त होनी थी, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और UAE। क्योंकि अभी हाल के एग्जाम में ये पूछा था कि किसको सदस्यता नहीं मिली है अभी,
1 जनवरी को, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत का पुनर्निर्वाचन हुआ था 1 जनवरी 2022 से। भारत का कार्यकाल शुरू होना था मानवाधिकार परिषद में और चलना था 2024 तक, 31 दिसंबर तक। 13 अन्य देश जो इसमें शामिल हुए थे मानवाधिकार परिषद में, वो था कैमरून, इरिट्रिया, बेनिन, फिनलैंड, गैम्बिया, लिथुआनिया, होंडुरास, सोमालिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनीग्रो और पराग्वे, अमेरिका और अर्जेंटीना। अभी हाल में पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में किसको नहीं चुना गया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के सदस्य के रूप में भारत की नियुक्ति हुई थी 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के लिए, ठीक। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया था और भारत ने इसमें एब्सेंट किया था खुद को, ठीक है, अनुपस्थिति दर्ज की थी अपनी। मानवाधिकार उल्लंघन में श्रीलंका के विरुद्ध लगाए गए कड़े प्रस्ताव में पाकिस्तान और चीन ने जहां प्रस्ताव के विरोध में मत दिया, भारत ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज की। श्रीलंका में मानवाधिकारों की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया था। 47 सदस्यीय परिषद को इस हुए मतदान पर 22 सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। चाइना सहित 11 इसके विरोध में थे और जो है ये 22-11 के मतांतर से पारित कर दिया गया था। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान दमन व मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात यहाँ पर सामने आई थी, तो यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया था। मतदान में अनुपस्थित रहने वाले देशों में भारत के अतिरिक्त जापान और 12 अतिरिक्त देश शामिल हुए थे। तो इसमें पूछेंगे अगर कि किसने जो है श्रीलंका के खिलाफ मतदान किया, तो ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता है कभी कभी हमारे एग्जाम में। परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र की जो ट्रीटी है 22 जनवरी 2021 को प्रभावी हुई। भारत द्वारा संधि का विरोध किया गया है। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स TPNW 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई है, ध्यान रखिएगा ये डेट। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना सहित सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों व नाटो के सदस्यों सहित 69 देशों ने इस संधि पर मतदान में भाग नहीं लिया था। भारत ने शुरू से ही संधि का समर्थन नहीं किया और न ही इसकी वार्ता के लिए भागीदार रहा है। जुलाई 2017 में महासभा में हुए मतदान में भाग न लेने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल थे, ठीक है। जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद जब WHO से हट गया था अमेरिका, उसके बाद 6 महीने के बाद तो वापस जुड़ गया है WHO से। 4th ब्रिक्स समिट ये भारत में हुई थी, मतलब ब्रिक्स समिट जो है 4थी भारत में हुई थी 2012 में, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी और इसकी थीम थी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये पहला अवसर था जब भारत ने किसी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता मतलब मेजबानी की थी, नॉट अध्यक्षता, मेजबानी की थी। ये कभी कभी आ जाता है। 8वां ब्रिक्स सम्मेलन भी ऐसा था जो गोवा में हुआ था और इसकी मेजबानी भारत ने की थी। इसका मतलब थीम अब पुराना तो नहीं पूछेंगे, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स के किन किन सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। तो एक बार 2012 में दिल्ली में और एक बार 2016 में, ठीक है, गोवा में।